नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार शिक्षा हमेशा सवालों के कटघरे में रही है। मामला चाहे पढ़ाई का हो, संसाधनों का हो या फिर परीक्षा का। कभी स्कूल के बच्चों तक किताबें नहीं पहुंचती, कभी स्कूल आम जरूरतों के लिए तरसते रह जाते हैं और कभी परीक्षाएं कदाचार की भेंट चढ़ जाती है। इस बार परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाया गया तो रिजल्ट औंधे मुंह धड़ाम से गिर पड़ा। बिहार का फिसड्डी परिणाम देश का सबसे खराब बोर्ड का परिणाम है, जिस पर शर्म करने के बजाय सत्ता पक्ष इसे कदाचार मुक्त परीक्षा की जीत बता रहा है। 64% बच्चे जो फेल हो गए हैं वो किसे दोष दें? प्राइम टाइम में जिम्मेदारों से पूछेंगे ये सवाल। बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। इंटर के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन और बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने जारी किया। बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया। इंटर के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट मंगलवार को घोषित कर दिया गया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन और बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी किया। इस मौके पर बोर्ड के सचिव अनूप सिन्हा और निदेशक माध्यमिक राजीव रंजन सिन्हा भी मौजूद थे। इस साल का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा जितने की उम्मीद थी। इस साल साइंस में 30.11% स्टूडेंट्स पास हुए और कॉमर्स में 73.76% पास हुए, जबकि आर्ट्स में 37.86% छात्र पास हुए। इस बार इंटर परीक्षा के साइंस स्ट्रीम में सिमुलता विद्यालय जमुई की खुशबू कुमारी अव्वल रही, जबकि समस्तीपुर के गणेश कुमार ने आर्ट्स में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। पटना के कॉमर्स कॉलेज के गणेश कुमार प्रियांशु जायसवाल को कॉमर्स में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। इस बार कुल परीक्षार्थी शामिल हुए थे 12,61,000। साइंस में कुल परीक्षार्थी थे 6,58,635। आर्ट्स में कुल परीक्षार्थी 5,37,677 पास हुए। कॉमर्स में कुल परीक्षार्थी थे 61,030। पहली बार ऑनलाइन फॉर्म और बार कोडिंग की व्यवस्था के जरिए हुए कदाचार मुक्त परीक्षा। वहीं खराब रिजल्ट पर विपक्ष ने निशाना साधा। सूबे में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। 12वीं के नतीजे तो आ गए, जिन छात्रों ने मेहनत की वो तो पास हो गए, लेकिन इतना बुरा रिजल्ट जो साइंस और आर्ट्स का आया है, उसके बाद बीएसईबी को फेल करे या बिहार सरकार को, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? न्यूज इंडिया के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए, साथ ही तेज हो गई सियासत। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया तो घमासान मच गया। सिर्फ कॉमर्स में परिणाम संतोषजनक रहा, जबकि आर्ट्स और विज्ञान में छात्रों का बेड़ा गर्क हो गया। रिजल्ट ऐसा आया तो सवाल उठा उस सिस्टम पर जिसमें शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। विपक्ष ने फिसड्डी रिजल्ट के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जो परिणाम आए हैं परीक्षा के, स्वाभाविक है परिणाम आने, क्योंकि जब विद्यालयों के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी, विभिन्न विषयों के शिक्षक ही विद्यालय में नहीं होंगे, तो उस विषय को छात्र पढ़ेगा कैसे? पूरे बिहार में शिक्षा जगत में पूरी अराजकता है और कहीं भी विद्यालय में पूरे शिक्षक नहीं है, सभी विषयों के शिक्षक नहीं है, कहीं कोई तंत्र इसकी चिंता भी नहीं कर रहा है। और ये जो परिणाम है वो इसी बात की ओर संकेत कर रहा है कि बिहार की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। सवाल उठना लाजमी भी है। परीक्षा के बाद मूल्यांकन को लेकर भी कितना हंगामा हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। वैसे इस रिजल्ट को सत्ता पक्ष ने
कदाचार मुक्त परीक्षा का असर करार दिया और विपक्ष को सियासत से बाज आने की नसीहत। पता नहीं, वो हिंदी फिल्मों में कई बार हास्य कलाकारों की जो भूमिका होती है, बिहार का प्रतिपक्ष वहीं पहुंच गया है। अगर प्रतिशत ज्यादा हो तो चिंता, अगर कम है तो चिंता। ये कड़वी दवा है और स्वास्थ्य के लिए कई बार नीम का काढ़ा भी पिलाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो समय पर कदाचार मुक्त परीक्षा और परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का संचालन हो, ये राज्य सरकार का संकल्प था, इसलिए कि कई सवाल उठे थे। और अब जो ये परिणाम है, आने वाले वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो इस बार नई परीक्षार्थी पास हो पाए हैं, अगले वर्ष मेहनत करके अच्छे परिणाम के लिए वो प्रेरित हों और इस पर सियासत करके छात्रों को निराश करने का अनैतिक कार्य प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। सत्ता पक्ष का तर्क कि ये परिणाम कदाचार मुक्त परीक्षा का परिणाम है, अपने आप में सरकार पर ही सवाल खड़े करता है। क्या बिहार की शिक्षा अभी तक कदाचार के बूते खड़ी थी? और क्या इस परिणाम के साथ साथ सरकार का शिक्षा सिस्टम भी फेल हो गया? पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परीक्षा परिणाम कहते क्या हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस नेता सरोज तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। सरोज जी की पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सरोज जी, ये परीक्षा परिणाम क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं अगर निजी रूप से भी अगर अपने विचार रखूं तो मैं ये जानता था। मुझे एक बार याद है, कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश नकल के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। एक साल कल्याण सिंह ने जब बहुत कड़ाई से इम्तिहान ले लिए तो वहां का रिजल्ट 40% आ गया था और जब 40% रिजल्ट आया था, वहां यही लोग सब लोग तारीफ कर रहे थे और आज पैमाना थोड़ा सा उल्टा दिखता है हमारे विपक्ष का। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, सब चलता रहेगा, लेकिन अगर आप शिक्षा की गुणवत्ता से लगातार समझौता कर रहे थे 1995-94 के बाद से, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा करिए। एक पीढ़ी और एक नस्ल खराब हो चुका है और आगे की पीढ़ी बच जाए, इसके लिए अगर आप कड़ाई नहीं करेंगे, अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कड़ाई नहीं करेंगे, तो वैसे ही चोरी होता रहेगा, वैसे ही नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कड़ाई कहाँ होता दिख रहा है? गुणवत्तापूर्ण परीक्षा के लिए कड़ाई कहिए। बिल्कुल, आप एक बात मैं बता रहा हूँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ये पहला स्टेप है। पहले आप गुणवत्तापूर्ण परीक्षा ले लीजिए तो ऑटोमेटिक बच्चों पे दबाव होगा कि हमको पास तो करना है कम से कम। जो कल दबाव खत्म हो गया था कि पढ़ना नहीं है। सरोज जी, लेकिन हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में कुछ फर्क है, पहले परीक्षा नहीं होती। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि पहले परीक्षा नहीं होती, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हर स्तर पे जब प्रयास होता है तो क्रमिक रूप से एक परीक्षा भी एक बहुत बड़ा मॉडल होता है और अब इस परीक्षा के माध्यम से आपको मालूम भी चलेगा कि किस स्कूल की कितनी रही गई प्रतिशत पासिंग प्रतिशत, तब उस स्कूल का आप ग्रेडिंग भी कर पाएंगे। उस स्कूल के टीचर्स पे, उस स्कूल के प्रधानाध्यापक पे, उस जिला के, उस ब्लॉक के अधिकारियों पे, शिक्षा से जुड़े अधिकारियों पे आप कुछ एक्शन ले सकेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चलिए, ये सुन के अच्छा लगा कि कुछ एक्शन लेने की तैयारी है, लेकिन देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है और उसका किस तरह से रिएक्शन होता है। उत्तम जी के पास चलते हैं। उत्तम जी, छात्रों से आपका लगातार जुड़ाव रहा है। किसी कक्षा में अगर 2-4 विद्यार्थी ऐसे अमूमन होते ही हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो परीक्षाओं में फेल कर ही जाते हैं, ये आम बात है और शिक्षक भी ये समझते हैं कि कौन सा विद्यार्थी पास करेगा, कौन कितना मेधावी अंकों के साथ पास होगा। लेकिन एक परीक्षा प्रणाली में 75% छात्र फेल हो जाते हैं, तो ये क्या कहता है? ये सही, बड़ा ही माकूल प्रश्न आपने उठाया है जी। ये चिंता का विषय अवश्य है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है जो ये जाहिर करता है कि कहीं न कहीं शिक्षण व्यवस्था में और ये बड़ा भारी यहाँ पर खोट है। शिक्षक या तो इसके लिए जिम्मेवार हैं, अभिभावक भी उतने ही जिम्मेवार हैं और विद्यार्थियों को, जो कम उम्र के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इसके लिए नहीं ठहराई जा सकती है। कहीं न कहीं तो गड़बड़ी जरूर हो रही है कि आज हमारा जो शिक्षण व्यवस्था है कितना बढ़िया है, कितना गलत है, इसका आकलन हम परीक्षा में रिजल्ट के प्रतिशत से कर रहे हैं और इस बात से हम कर रहे हैं कि चोरी हुई
या न चोरी नहीं हुई। माननीय शिक्षा मंत्री जी को प्रसन्नता है कि चोरी पर विराम लगा है, उसने कुछ रोक लगी है, इसलिए वो प्रसन्न है। प्रसन्न उनको होनी चाहिए कि चोरी रुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चिंता भी उनको उतनी ही होनी चाहिए कि चोरी अगर रुक गई तो क्या आगे होना चाहिए भविष्य विद्यार्थियों का और शिक्षण व्यवस्था का। और चोरी पर ही आधारित अगर रिजल्ट है तो ये भी चिंता का विषय है। अभी तिवारी जी ने जो बातें कही हैं वो सही रूप से उसका आकलन किया जाना चाहिए। और मैं आपको एक दूसरे नजरिए से इस बात को समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बात इतनी गंभीरता के साथ में एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर की जा रही है और चोरी यहाँ इतना बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, नकल करना इतना महत्वपूर्ण हो गया है। क्या नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था या नकल करना या न करना ये बहस का विषय ही नहीं है। नकल तो नहीं ही करना चाहिए, नकल करना तो गलत है, झूठ तो नहीं ही बोलना चाहिए। तो किसी ने नकल किया तो गलत है और नकल नहीं किया तो अच्छा है, ये तो बिना मतलब का बात है। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई होती है, टीचर पढ़ाते हैं, अभिभावक खर्च करके रिसोर्सेज जुटा के पढ़ाते हैं, तो इसमें चोरी कहाँ से आ गया? अगर चोरी हो रही है और चोरी रोक दी गई तो इसके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय बनाना, खुशी मनाना ये ज्यादा जरूरी है कि आगे की हम सोचें और शिक्षण व्यवस्था को एक सही दिशा मार्गदर्शन देने में सफल हो। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है, ये बहसबाजी चलती रहेगी और छात्रों का भविष्य खराब होगा। और आगे विकास की क्या हम कल्पना कर सकते हैं इस रिजल्ट को देख करके कि विज्ञान जैसा महत्वपूर्ण आधुनिक आज युग में अगर लड़के 30% पास कर रहे हैं तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और क्यों चिंता का विषय है, क्या किया जाना चाहिए, इस पर विशद चर्चा आवश्यक हो गया है। बिल्कुल। उत्तम जी, ये भी समझना चाहेंगे क्या 2 साल में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के दौरान आने वाले 2 साल अगर हम देखें तो इसमें कुछ बेहतर की उम्मीद है? क्योंकि जड़ों में मट्ठा डाला हुआ है। अगर पहली और से 5वीं तक की पढ़ाई नहीं बेहतर हो तो फिर वो बच्चा 10वीं में क्या पढ़ेगा और 10वीं में जिस तरह से पास होगा वो इंटर में क्या पढ़ेगा? ये तो बेसिक बात है। अगर बुनियाद ही हमारी इतनी कमजोर है तो बड़ी इमारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इस सैटेलाइट युग में, सूचना युग में अगर आज ये स्थिति है कि हम कहें कि शिक्षक हमारे पास नहीं है, संसाधन नहीं है, स्कूल भवन की कमी है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, किताब नहीं है, तो ये सब तो एक ऐसी बातें हैं कि आज के सब परिप्रेक्ष्य में विश्व स्तर पर अगर हम विचार करें तो हम लोगों को लग रहा है कि हम ओरिजिनल और इंडिजिनस कम्युनिटी और कबीलाई संस्कृति की ओर पहुंच चुके हैं। और एक तरफ इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप कहां से कहां जा रहा है। और यहाँ भारत में भी अगर हम दिल्ली, मुंबई और मेट्रो सिटीज की बात करें, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल की बात करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो निराशाजनक रिजल्ट देने के चलते सबके लिए बड़ा ही निराशाजनक है और इसमें सुधार आवश्यक है। इसके लिए सरकार को दोषी ठहराना कहीं से भी उचित हमें नहीं लगता है। उतना ही दोषी अभिभावक समाज है। क्यों चोरी करवा रहे हैं, क्यों लड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षक के ऊपर क्यों नहीं नियंत्रण रखा जा रहा? आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी उसी के इर्द गिर्द समाज में रहते हैं। आप कितने दिन स्कूल गए हैं देखने के लिए कि आपकी पढ़ाई हो रही है बच्चों की कि नहीं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं? तो ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। अदरवाइज तो हमें नहीं लगता है कि कुछ उज्जवल भविष्य की सपना देखना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल, आपके पास फिर आते हैं उत्तम जी। उषा विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी नेता। उषा जी, स्वागत है। जी। उषा जी, इंटरमीडिएट के रिजल्ट से किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट तो इतना बुरा हुआ है और यहाँ बिहार सरकार के मंत्री को जरा भी चिंता नहीं, आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई, त्रुटि हुई, पहले उसकी जांच करिए। चोरी पर बहुत ध्यान है, लेकिन अगर पढ़ाई पर ध्यान दे दिया जाए जी। कि सभी स्कूलों में +2 के स्कूल में अभी तक +2 आपके शुरू हो गए और कहीं भी कोई भी शिक्षक नहीं है। आप देखिए किसी बिहार के +2 स्कूल में कि कितने शिक्षक हैं, कहीं किसी विषय के शिक्षक नहीं है। आप बाहर से आउटसोर्स करके भी आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पूरा शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया है और बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है ये मंत्री के नेतृत्व में।
तो मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, बल्कि एक लाइन काटकर अपने जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। और यह कह के कि पिछली बार जो गड़बड़ी हुई देश दुनिया में लोग पीटा इन लोगों ने, और अभी तक चल रही है। आपने उस जांच के अलावे आपने शिक्षक की और अच्छी पढ़ाई इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? टीचर की बहाली क्यों नहीं की? आप सोच करके उषा जी कहने का मतलब क्या है कि जब तक उसको आपने क्यों नहीं किया? उषा जी, आप जो सवाल उठा रही हैं, क्या जब तक उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाए तब तक वही प्रक्रिया चलने दी जाए, उसी तरह से खिड़कियों पर अभिभावकों को लटकने दिया जाए और बच्चों को कक्षा के अंदर कदाचार की छूट दी जाए? चलिए, संभवतः संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सर जी के पास एक बार फिर चलते हैं। सरोज जी, आप एक्शन की बात कर रहे थे कि अब समस्याएं चिन्हित की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा उन्हें खत्म करने के लिए, तो क्या अब तक सरकार को ये नहीं पता था कि कहां कहां समस्याएं हो रही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब से ये महागठबंधन सरकार बनी थी, इस विषय को थोड़ा राजनीति से बिल्कुल अलग देखा जाए और इस तरह से देखा जाए कि वास्तव में ये एक बिहार की समस्या थी और बिहार में और इंक्लूडिंग झारखंड में भी ये समस्या थी। झारखंड का भी गिर गया, ठीक है, अभी बिहार से ही बात कर रहा हूँ। ये हमारा नस्ल खराब हो रहा है। ये मैं लगभग अपना निजी अनुभव भी है कि 1985 के बाद से लगातार हमने इस तरीके का सीन देखा है कि खिड़की पे लटक रहे हैं, चोरी करा रहे हैं, चोरी करके पास हो रहे हैं। जब आपकी एक व्यवस्था बन जाती है कि चोरी करके पास कर ही जाएंगे, तो न टीचर पढ़ाना चाहता है, न बच्चे पढ़ना चाहते हैं, न अभिभावक चाहते हैं कि बहुत क्यों प्रेशर ले बच्चा पढ़ने का, और वो भी नहीं, क्योंकि जानता है कि पास हो जाएगा। आज के समय में स्थिति ये है कि आप किसी भी प्रबुद्ध वर्ग में या प्रबुद्ध नौकरी में, आप मीडिया में चले जाइए, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ढंग से उच्चारण तक नहीं कर सकते, कई बार ढंग से लिख नहीं सकते। आप कई सारे अधिकारी या कर्मचारी देख लीजिए सरकारी विभागों में, वो ढंग से लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, मास्टर नहीं पढ़ा सकते। क्या इसी व्यवस्था के साथ हम लोग को जीना था? और आपका जो प्रश्न है कि क्या इसके बाद नहीं, हर स्तर पे हथौड़ा मारा गया है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किए हुए था, और इसके लिए कोई एक पार्टी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें सभी जिम्मेदार थे। और इसीलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब इसको अप्रिशिएट करिए और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाइए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या अभिभावक हो या जो भी समाज के अंग हैं। और अगर आप इससे बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप ये समझिए, इस साल 30% रिजल्ट हुआ अगर औसत, तो ये अगले साल 60% हो जाएगा और उसमें क्वालिटी होगी, और अगले साल 60% के बाद वो 80% हो जाएगा, उसमें भी क्वालिटी होगी। लेकिन गुणवत्तात्मक वृद्धि की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब बुनियाद ही नहीं है तो फिर जैसा उत्तम जी ने कहा कि बिना मजबूत बुनियाद के हम कैसे ऊंची इमारत खड़ी करेंगे? वही चीज मैं बता रहा हूँ कि बुनियाद भी हर स्तर पे काम किया गया। आपका 1-2 साल में आप 12वीं तक की पढ़ाई ठीक ठाक कर देंगे। मैं बता रहा हूँ कि जो अभी आप लोग टीवी पे दिखा भी रहे हैं, इस बात को कई बार सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, 2015 जिम्मेदारी 2016-17 में पहली बार शिक्षा बजट 15 साल बाद बढ़ा। आप 15 साल में पूरी बुनियादी संरचना को ध्वस्त कर चुके थे या हो चुका था। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, हम सब की जिम्मेदारी। अभी तो सभी दलों की जिम्मेदारी बता रहे थे, तो दोष भी सभी दलों को देंगे ना? बिल्कुल दे रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं कि वो पूरे समाज का भी दोष था, हमारे सब लोगों का दोष था। हम लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे थे? हम सब में से कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं था, और ये पूरा 1995 के बाद से 2015 कम से कम ये तो आप मान रहे कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं था, यानी कि कोई समस्या नहीं है, सब लोग यही मानकर चल रहे थे। उत्तम जी के पास चलते हैं, और चूंकि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इस वजह से ये सवाल जो सरोज जी ने कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन उत्तम जी कैसे हम कहें कि शिक्षा राजनीति का मुद्दा नहीं बन चुकी है? शिक्षक सड़कों पर रहते हैं, साल के अधिकतम दिन स्कूलों को लेकर हंगामा होता रहता है, मुखिया स्तर तक पर सियासत होती है विद्यालयों को लेकर, और कह रहे हैं कि शिक्षा राजनीति का विषय नहीं है। शिक्षा राजनीति का विषय नहीं है, उसमें तिवारी जी का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति तो ऐसे बहुत चीजों में भी देखा जा रहा है जो कहीं से भी उचित नहीं था। तो अब राजनीति का विषय शिक्षा है कि नहीं है, इस पर ज्यादा विचार नहीं करके हम तो यही चलिए, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, हमारा संपर्क टूट जा रहा है। बहरहाल हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सरोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से। बहरहाल हम आपको बता दें कि पीएसीबी ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया है, और रिजल्ट
काफी गंभीर समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट एक साथ जारी हुआ है। अगर कॉमर्स को छोड़ दे तो साइंस और आर्ट्स के रिजल्ट, साइंस में जहां केवल 30% तो आर्ट्स में केवल 37% छात्र पास हो सके हैं। सरकार, विभागीय मंत्री ये कहकर भले ही अपनी पीठ थपथपा ले कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है, इस वजह से अधिकांश छात्र जो कदाचार के भरोसे परीक्षा देने पहुंचे थे वो फेल हो गए। पर क्यों छात्र कदाचार के भरोसे होने को मजबूर हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशा जाना चाहिए। सरोज जी, भले ही कदाचार रोक दिया गया हो परीक्षाओं में, लेकिन क्यों छात्र कदाचार के भरोसे रह गए? क्यों छात्रों ने अपने स्तर पर तैयारी नहीं की? इसका भी तो जवाब आप ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। इसकी कई कारण हैं। एक कारण तो निश्चित रूप से ये रहा कि शिक्षा की गुणवत्ता गिरी। इसमें हम सब दोषी हैं, मैं एक का दोष नहीं दे रहा, हम सभी दोषी हैं। और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि 1995 के बाद से अब तक हम सरकार में नहीं थे। समाज नहीं कह सकता, अभिभावक नहीं कह सकते, शिक्षक नहीं कह सकते। शिक्षक दिन भर सड़क पे बैठे रहते हैं, दिन भर। कई बारी पहले जब मैं भी पढ़ता था, साल में 3 महीना तो स्ट्राइक करते थे शिक्षक संघ। तो जब सब लोगों की जिम्मेवारी खत्म सी लगती है और कोई भी करना नहीं चाहता है, तब एक स्टेप कहीं से तो लेना पड़ता है मजबूती से। जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और कहते हैं कि ऊपर से कड़ाई होना जरूरी है, तो यहाँ पे भी एक बार ऊपर से कड़ाई होना जरूरी है, और वो कड़ाई हो गया। कड़ाई हुआ तो असलियत समझ में आया कि ये 30% बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ते हैं और वास्तव में ये कल को समाज को एक दिशा दे पाएंगे। सरोज जी, जब शिक्षक है ही नहीं स्कूलों में, तो ये बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, और जहां जहां कमी है वहां वहां ही दुरुस्त करने के लिए मैं यही बात कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरोज जी ये वो 30% या 37% बच्चे हैं जो निजी कोचिंग संस्थानों में जाकर किसी तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं इसके लिए भी बोल रहा हूं कि 2016-17 में पहली बार 15-20 साल बाद शिक्षा का बजट प्राथमिकता में आया। जब तक ये शिक्षा बजट आप नहीं बढ़ाएंगे, बुनियादी सुविधाएं कैसे बढ़ेंगी? और अब बुनियादी सुविधाओं पे काम होना शुरू हुआ। इसके पहले तक शिक्षा तो 7वें-8वें नंबर पे था। तब कहां से आप उम्मीद कर सकते थे, जहां सर्व शिक्षा अभियान की बात होती थी, जहां शिक्षा के अधिकार की बात होती थी, जहां शिक्षा व्यवस्था पे लोड बढ़ा, और आप पैसा नहीं बढ़ा रहे थे। अगर आप पैसा नहीं बढ़ाएंगे, धन का आवंटन नहीं बढ़ाएंगे, तो बुनियादी सुविधाएं तो कमजोर होंगी। चलिए, अच्छी बात है शिक्षा के लिए बजट के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया है, लेकिन उन छात्रों का क्या, कम से कम उन छात्रों का तो सोचिए जिनका 1 साल खत्म हो गया। लेकिन मैं इस वजह से जरूर खुश हूं कि इस रिजल्ट से भविष्य दिखाई देता है कि हाँ, हम अगर इस तरह से बढ़ेंगे तब हम एक अच्छा नस्ल तैयार कर पाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां बेहतर होंगी। चलिए, कुछ अच्छा दिख रहा है सरोज जी, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि इस रिजल्ट के पीछे क्या है। भविष्य तो आपको दिख गया, इसका भूत नहीं दिखा। ये चिंता का विषय है, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये छोटे बच्चे अगर 1 साल इनका बर्बाद हुआ लेकिन पूरी जिंदगी बन जाए तो नुकसान नहीं है, ये नुकसान का सौदा नहीं है। लेकिन अगर ये एक बिंदु हो सकता है जिस पर, 1 मिनट सुन लीजिए, अगर यही बच्चे शिक्षक बन जाए, अगर चोरी करके जो बच्चे शिक्षक बन गए और वो लाखों, हजारों और करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, तो वो सरोज जी हो जाएगा। सरोज जी, इसी बात पे अगर ये पूछूं मैं कि पिछले 10 साल में जिन बच्चों ने पास किया है परीक्षाएं बिहार बोर्ड की, वो अभी अगर शिक्षक हैं तो वो आने वाले पीढ़ी को चौपट कर रहे हैं। बिहार सरकार ने ऐसे शिक्षकों को बहाल किया है। नहीं, इस बात से कोई भी इनकार कर सकता है क्या? हम सब तो वैसे शिक्षकों की बहाली क्यों हुई जो आने वाली पीढ़ी को चौपट कर दें, शिक्षा व्यवस्था को खोखला करने की? बोल रहा हूं कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं, आपने डिग्री किसी को दे दिया, तब तो उसका अधिकार है ना कि वो क्वालिफाई करे। मतलब डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। चलिए उत्तम जी के पास चलते हैं, वक्त हमारे पास कम है। उत्तम जी, अगर कहें कि ये जो आर्ट्स और साइंस में 30% और 37% छात्र पास हुए हैं, ये वो छात्र हैं जो निजी कोचिंग संस्थानों में जाने में सक्षम थे, शिक्षा लेने में सक्षम थे, सरकारी व्यवस्था के भरोसे नहीं रहे, तो क्या गलत होगा? इसमें मेरा मानना है कि वो निजी कोचिंग संस्थान में गए या न गए, ये विशेष मुद्दा चिंता का या बहुत खुशी की बात हमको नजर नहीं आ रही है। कहीं भी उन्होंने निश्चित रूप से सही शिक्षा प्राप्त किया है, उन्होंने मेहनत किया होगा, उनके अभिभावक निश्चित रूप से प्रयत्नरत रहे होंगे, पूरा उन्होंने सहयोग दिया होगा, जो आज उनका रिजल्ट कम से कम इस विषम परिस्थिति में अच्छा हो पाया है, तो वो बधाई के पात्र हैं। और बधाई तो हमने दिया था अध्यक्ष महोदय को भी कि उन्होंने जमीन पर दिखा दिया
कि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है, ये उसके रिजल्ट से ही, परिणाम से ही आता है। अब कॉमर्स की बात कीजिए, कॉमर्स में क्यों इतना अच्छा रिजल्ट हुआ? कॉमर्स के प्रति छात्रों का, छात्र छात्राओं की रुचि बढ़ी है पढ़ने के लिए। उद्योग व्यवसाय में, विकास के अन्य अवसर, सर्विस सेक्टर में जितना ज्यादा जॉब, एम्प्लॉयमेंट, और अब जब डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है तो कॉमर्स में पढ़ाई हुई है, निश्चित रूप से रुचि बढ़ी है। साइंस में व्यवस्था की कमी है। मैं अपना अनुभव आपको बता दूं कि मैंने कई एक स्कूल में जाकर के देखा है कि विज्ञान की प्रयोगशाला रह ही नहीं गई है। जो भी कुछ हम लोगों के समय में था वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और अगर कहीं है टूटा फूटा भी सामान रखा हुआ तो प्रयोगशाला में मकड़े की जाल रस्सी की तरह मोटी हो गई है। और उससे आप उम्मीद करें कि विज्ञान की बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को प्राप्त हो सकेगा, तो ये सब तो एक आश्चर्यजनक घटना ही कहलाएगा। जी उत्तम जी, हालांकि वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन एक और चीज संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। 2 आवासीय विद्यालय की व्यवस्था है, एक सिमुलतला आवासीय विद्यालय और दूसरा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, तो इन दोनों में ये आसमान जमीन का फर्क क्यों हो जाता है, जहां से टॉपर निकलते हैं और जहां पढ़ाई के लिए मारामारी भी हो जाती है? ये इसका कारण है कि शिक्षकों की सक्रियता और उनके ज्ञान स्तर और संसाधन की परिपूर्णता, और जहां पर नहीं है ये दोनों चीज, दोनों में तो अंतर स्पष्ट होगा, वो तो दिखाई देगा। अगर यही चोरी जम के हुई होती तो हर जगह का लड़का अच्छा लगता, वैशाली के ही लड़के टॉप करते, दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ की स्कूल में खपड़ा का मकान भी नहीं है उसके बच्चे टॉप करते। तो ये तो एक बात तो है, कहा जा सकता है कि बच्चों को ठेस भले लगी, लेकिन वो एक चीज सीख गए कि अब कदाचार से काम नहीं चलेगा। वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी, सरोज तिवारी जी और उषा विद्यार्थी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भले ही बच्चों को ठेस लगी है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अब उन्हें मेहनत करनी होगी, कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं पास करने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि उन्हें पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, पढ़ाने वालों की घोर कमी है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए स्कूल तक नहीं हैं, कागज़ों पर स्कूल चल रहे हैं। हालांकि कार्रवाई होती दिख रही है, लेकिन ये कहना कि बहुत जल्द ये बेहतरी महसूस की जा सकती है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन कोशिश हो रही है और इस कोशिश की सराहना भी होनी चाहिए। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।